देन गाइज आज के इस वीडियो में कुछ कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मूल विधि और संविधान के 500 प्लस जो है क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोगों के यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और आगे आने की संभावना भी है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के आ चुके हैं। वैसे यूपीएसआई का एग्जाम हाल फिलहाल में जो भी 20 अक्टूबर से होने वाला है, ठीक है, उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके, इस वजह से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। अगर आप लोग मूल विधि और संविधान पढ़ रखे हो तो ये वीडियो आप लोगों का एक रिवीजन के तौर पर आप लोग कह सकते हो, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और मैं 500 प्लस चूंकि क्वेश्चन है तो मैं इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिसको लगेगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो और बाकी सबको वैसे ही आंसर बताते हुए चलूंगा। ठीक है, इससे आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा कि मूल विधि और संविधान के कैसे क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा गया था और आगे कैसा पूछा जाएगा, आप लोगों को एक आंकड़ा मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है आप लोगों का मूल विधि से, ठीक है, आईपीसी से। तो यहाँ पर दिया गया है एक मिनट, यहाँ पर दिया गया है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। ओके, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आप लोग इसमें बता सकते हो कमेंट में है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर दिया है धारा 120 का, धारा 121, धारा 154 और धारा 159। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों इसका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 120 का। ओके, तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, तो ये धारा 120 का में परिभाषित किया गया। ओके, आपराधिक षड्यंत्र को। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा एफरे परिभाषित किया गया है। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर दिया है धारा 159, धारा 160, धारा 161 और धारा 148। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का धारा 159। ओके, धारा 159 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है दंगा को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है। तो 4 ऑप्शन है, आप लोग इसमें से बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग चूज करिए। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर धारा 301 है, धारा 303 है, धारा 306 है और धारा 314 है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का वो हो जाएगा आप लोगों का धारा 303। ओके, यहाँ पर धारा 303 जो है ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है। ठीक है, तो धारा 415 है, धारा 417, धारा 416 और इनमें से कोई नहीं। तो छल की सजा का संबंध जो है आईपीसी की किस धारा से है, तो ये है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ना 415 है, ना ही 417 है, ना ही 416 है, तो इनमें से कोई नहीं ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट था निम्न में से कौन सा अपराध है जिनकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिए, यहाँ पर हत्या दिया है, दहेज हत्या, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना और चोरी। तो यहाँ पर जो अपराध है कौन सी है जिसकी तैयारी जो है पहले से ही तैयारी आईपीसी में दंडनीय है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, ये आप लोगों का इसकी अगर तैयारी कोई कर रहा है तो ये आईपीसी के तहत दंडनीय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण अबेंडमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी के किस धारा में किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, 306, 307 और धारा 308, 309। ओके, तो मैं बता दूं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और धारा 306। ओके, ये आप लोगों का दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी के धारा 306 के अंतर्गत किया गया है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है आईपीसी की किस धारा में आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट ग्रेवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग इसको चूज करिए। यहाँ पर दिया है ऑप्शन में 5, 6, 7 और 8। ओके, तो मैं बता दूं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेवियस हर्ट जो है वो धारा 320 के अंतर्गत ग्रेवियस हर्ट को 8 प्रकार की चोटों से सम्मिलित किया गया। ठीक है, जो चोट होती है ग्रेवियस हर्ट होती है वो 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है। तो 141 है, 142 है, 146 और 149 है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो मैं बता दूं जो अनलॉफुल असेंबली है उसको परिभाषित करता है धारा 141। ओके, धारा 141 जो है ये
आप लोगों का अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, धारा 366 ए, धारा 364 ए, उसके बाद से धारा 363, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 363। आईपीसी की धारा 363 के द्वारा यहाँ पर एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है रामू सोहन के घर से खिड़की से घुसता है, रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है। तो 4 ऑप्शन है, अतिचार मीन्स ट्रेसपास, गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास, उसके बाद से यहाँ पर सेधमारी है, हाउस ब्रेकिंग एंड उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सेधमारी, हाउस ब्रेकिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, ठीक है। पीडीएफ जो है सही से तैयार नहीं हो पाया तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ब्लर है, तो इसको मैनेज करिएगा आप लोग, ठीक है। वैसे आप लोग 720 पे देखेंगे तो सही दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ दिया है निम्न में से किसको गिरफ्तारी होने से बचने की दशा में पुलिस मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की दशा में, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, उक्त दोनों, ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो ये वाला मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की दशा में और आजीवन कारावास जो है इसके दंडनीय अपराध की दशा में, इन दोनों के तहत अगर कोई पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है, अगर वो मुस्लिम जो है वो मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है तो उसको जो पुलिस है वो मृत्यु कारित कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उक्त दोनों, ठीक है। ये दोनों आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्न में से किस केस से अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंडेड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, मैकनाट केस, आरवी प्रिंस केस, आरवी डडले और स्टीफन केस और वी गोविंदा। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का मैकनाट केस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। ओके, निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है जयदेव बनाम स्टेट, महमूद शाह बनाम इम्परर, आर बनाम प्रिंस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा जयदेव बनाम स्टेट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद से चलिए नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, यहाँ दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है देख लीजिए, 1 जनवरी 1973, 1 अक्टूबर 1973, 1 जनवरी 1974 और 1 अप्रैल 1974। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है दोस्तों 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है ये प्रवृत्ति हुआ, मतलब कि 1 अप्रैल 1974 से लागू हो गया। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का जमानतीय अपराध कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन है, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिसमें जमानतीय अपराध का उल्लेख किया गया है, सभी समन विचारण के प्रकरण, उसके बाद से यहाँ पर देख लेता हूँ और जो ऑप्शन थे यहाँ पर दिया है सी वाला, सभी असंज्ञेय अपराध के प्रकरण और सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर जमानती अपराध कौन से हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का ये रहा, ठीक है, ये ठीक, यहाँ पर दिया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है। तो 4 ऑप्शन है, जमानतीय अपराध, गैर जमानतीय अपराध, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। ओके, तो धारा 2C जो है दंड प्रक्रिया संहिता मीन CRPC का जो धारा 2C है ये आप लोगों का किसको परिभाषित करती है, तो ये संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों दंड प्रक्रिया की जो संहिता के अंतर्गत जो जांच की जाती है दोस्तों वो की जाती है आप लोगों का यहाँ पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें एक पुलिस अधिकारी, यहाँ पर 4 ऑप्शन, एक पुलिस अधिकारी
बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता और एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है। एंड डी ऑप्शन है परिवादी के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो जो अपराध होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है संज्ञेय, ठीक है, वैसे आप लोगों को पता होगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। असंज्ञेय दूसरा होता है। संज्ञेय क्या होता है, जो कि आप लोगों का ये जो संज्ञेय अपराध होता है ये अजमानतीय होता है, ठीक है, और जो असंज्ञेय अपराध होता है ये जमानती होता है। संज्ञेय अपराध में क्या होता है, अगर कोई संज्ञेय अपराध किया है, ठीक है, तो उसको जो पुलिस है वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, और असंज्ञेय अपराध में ये बिना वारंट के गिरफ्तार इसमें नहीं कर सकता, असंज्ञेय अपराध में। ओके, तो यहाँ पर यही पूछा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता असंज्ञेय अपराध में, ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है, कितना दे सकता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माना से जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को प्रेरित करने के लिए अधिकृत होता है, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। मृत्युदंड, किसी भी अवधि के लिए कारावास, ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अनधिक हो, और डी है ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 2 वर्षों से अनधिक हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अनधिक हो। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है, तो 4 ऑप्शन है। 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास, और यहाँ पर 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए कारावास, और डी ऑप्शन है केवल 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना। तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट है वो कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आप लोगों का ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट जो है वो 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये रहा, पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, ठीक है, बिना वारंट के किस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, तो मैंने अभी पहले बताया आप लोगों का जो संज्ञेय अपराध होता है वो बिना वारंट की गिरफ्तारी उसमें हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन पढ़ लीजिए, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। ओके, उसके बाद से सेकंड है जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो। उसके बाद से डी है जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों से निष्पादन में बाधा कारित करता है। मतलब ये तीनों जो है आप लोगों के संज्ञेय अपराध में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी परिस्थितियों में ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति करता है ये तीनों अपराध, तो यहाँ पर दोस्तों संज्ञेय अपराध में ये सारे आ जाएंगे अपराध। ओके, तो यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ग के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। तो यहाँ पर केवल जिला स्तर पर, केवल राज्य स्तर पर, केवल कमिश्नरी स्तर पर और राज्य तथा जिला स्तर पर, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राज्य तथा जिला स्तर पर, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ग के अंतर्गत राज्य सरकार जो है वो पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी, राज्य तथा जिला स्तर पर दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया की संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो धारा 45 है, ठीक है, जो धारा 45 है ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सीआरपीसी के धारा 45 के अंतर्गत जो सैन्य बल है, ठीक है, जो सैन्य बल है उनके सदस्यों की गिरफ्तारी से सुरक्षा ये धारा 45 उनका करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, यहाँ दिया है बिना वारंट की गिरफ्तार, ठीक है। बिना वारंट की गिरफ्तार मतलब कि संज्ञेय अपराध। यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, अगर बिना वारंट की गिरफ्तारी हो रही है तो संज्ञेय अपराध में आता है, ठीक है। उसके बाद दिया है करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर कोई मुजरिम है वो संज्ञेय अपराध करता है, तो अगर पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है, तो उसको कैद में 24 घंटे तक रख सकता है, ठीक है, 24 घंटे तक रख सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 12 घंटा है, उसके बाद से आप लोगों का
यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 12 घंटा है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए बी वाला जो है 24 घंटे। ठीक है, ये वाला आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा, दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जिसने वारंट जारी किया। सेकंड ऑप्शन है सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में। थर्ड ऑप्शन है राज्य के किसी भी स्थान पर। डी ऑप्शन है भारत में किसी भी स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का भारत में किसी भी स्थान पर। ठीक है, तो सीआरपीसी की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित जो किया जाता है वो भारत में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी धर्म का अनुयायी है, किसी भी धर्म का अनुयायी है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। तो मैं बता दूं ये जो वाद था, ठीक है, ये जो वाद था वो आप लोगों का ये मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानेदार एवं डी ए एंड सी दोनों, मतलब कि ए और सी दोनों, थानेदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ओके, तो ये जो आप लोगों का दोनों है, ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और थानेदार ये दोनों ही दे सकते हैं विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ए और सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है सीआरपीसी से। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। तो यहाँ पर दिया है केवल अजमानतीय एवं संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में। सेकंड है किसी भी अपराध के संबंध में। थर्ड ऑप्शन है केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। एंड डी है केवल लिखित में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। ये जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 है उसके अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। ठीक है, मतलब कि एफआईआर कब दर्ज करवाया जा सकता है, तो केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य एंड नीलम खटारा बनाम भारत रत्न संघ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ये प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिग्दर्शक वाद है किसका, तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा। तो यहाँ पर थाने का प्रभारी अधिकारी है, उप पुलिस अधीक्षक है एंड उप निरीक्षक के नीचे का अधिकारी नहीं, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। तो यहाँ पर दोस्तों कोई अगर किसी लड़की की बात आ रही है ना, तो यहाँ पर दिया है दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा। तो यहाँ पर एक महिला पुलिस अधिकारी ही उसको लेखबद्ध कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, सत्र न्यायालय के समक्ष एंड बी और सी दोनों के समक्ष। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों के समक्ष। ठीक है, बी एंड सी दोनों के समक्ष, मतलब कि यहाँ पर जो आप लोगों का उच्च न्यायालय के समक्ष भी किया जा सकता है एंड सत्र न्यायालय के समक्ष भी किया जा सकता है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। ठीक है, तो धारा जो 54 है इसके अधीन जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है किससे संबंधित है, तो 4 ऑप्शन, असंज्ञेय अपराध से, केवल संज्ञेय अपराध से, असंज्ञेय अथवा संज्ञेय अपराध दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C
2C मीन्स 2G में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? तो जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, प्रसंगीय अपराध, अप्रसंगीय अपराध। तो यहाँ पर दोस्तों जो धारा 2C है CRPC का जो धारा 2C है, इसमें क्या परिभाषित किया गया है? तो इसमें परिभाषित किया गया है दोस्तों प्रसंगीय अपराध। ठीक है, प्रसंगीय अपराध, ओके, मीन्स संज्ञेय अपराध को इसमें परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 2H मीन्स 2J। ठीक है, 2J में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? अन्वेषण, दोष, जांच, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा अन्वेषण। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, ये आप लोगों का धारा 2H 2J में परिभाषित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता में CRPC की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, धारा 196, 97 और 198। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारा 198। ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि CRPC की धारा 198 के तहत विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है CRPC की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लिखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर किस धारा में ये चीज़ कहा गया है? तो यहाँ पर 161 है, 162, 163 और 164। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का धारा 162। इसमें आप लोगों का कहा गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया है, ठीक है, तो कोई भी कथन यदि लिखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर धारा 162 में ये चीज़ कहा गया है CRPC की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्न में से सत्य कथन चुनिए। ठीक है, तो सत्य कथन चुनना है तो यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। ठीक है, तो सत्य कथन आप लोगों का ये भी है। ठीक है, क्योंकि संज्ञेय अपराध में बिना वारंट की गिरफ्तारी हो रही है। ठीक है, तो ए वाला जो करेक्ट है। उसके बाद से और भी जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो जो और ऑप्शन है, एक मिनट वेट करिएगा, इधर रहा। ठीक है, ये ऑप्शन रहा, तो क्लियर हो जाने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का बी ऑप्शन है, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है कि किस राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक है, उक्त दोनों यहाँ पर दिया है केवल ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी केवल ए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा उक्त दोनों। ओके, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये भी सही है, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक है, ये भी सही है। और वो जो पहले हमने बताया संज्ञेय अपराध में बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है वो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है उक्त दोनों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है, अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंगीय है अथवा अप्रसंगीय है। ठीक है, जमानती अथवा गैर जमानती है, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, भारतीय दंड संहिता, उसके बाद से साक्ष्य अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन एंड दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर किससे पता चलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों जो दंड प्रक्रिया संहिता है, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा किसी अपराधी द्वारा कारित अपराध जो है प्रसंगीय है या अप्रसंगीय है, जमानती है अथवा गैर जमानती है, इसका निर्धारण हम दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म फोर्स सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया? मैंने पहले ही बताया आप लोगों का जो धारा 45 है, ये आप लोगों का जो आर्म फोर्स है उसके सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 क, ठीक है, 125(1) घ के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, केवल पुत्र और केवल पुत्री, पुत्र एवं पुत्री दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट आंसर दोस्तों वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पुत्र एवं पुत्री दोनों। ठीक है, अगर किसी के कोई भी पुत्र है या कोई पुत्री है, उसके माता पिता अगर अपना स्वयं भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो उनके भरण पोषण का जिम्मेदार कौन होगा? तो यहाँ पर पुत्र और पुत्री दोनों होंगे ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, क्योंकि CRPC में साफ साफ ये मेंशन है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, एक फरार अपराधी वह होता है जो घर से भागकर छिप गया हो। सेकंड है, विवेचक को पृष्ठ सूचना है कि वह भाग गया है। सी है, पड़ोसियों व उसके साथियों का बयान है कि वह भाग गया है। उसके बाद से जिसके विरुद्ध धारा 82 से RPC के अंतर्गत उद्घोषणा
उद्घोषणा जारी हो चुकी है। ठीक है, तो अपराधी वह होता है जो, यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर डी है, जिसके विरुद्ध धारा 82 CRPC के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी है, उसको फरार अपराधी माना जाता है। ठीक है, धारा 82 के CRPC की धारा 82 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है। ठीक है, जो लोक अभियोजक होता है दोस्तों वो किसके अधीन कार्य करता है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट एंड DG प्रोसिक्यूशन एंड पुलिस जिला अधिकारी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा, थाना प्रभारी द्वारा जमानत न दिए जाने के कारण को रोज नामचा आम में इंदराज करना आवश्यक होगा, उक्त दोनों एंड थाना प्रभारी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा। ठीक है, जमानती अपराध में क्या होता है, जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो जमानती होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जमानत मिल जाता है। ठीक है, कोर्ट से वो आदेश लेने के बाद वहाँ पर जमानत मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है, थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा। ठीक है, ऐसा जमानती अपराध में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का, बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है। तो 4 ऑप्शन है, किसी की नहीं, जिलाधिकारी की, पुलिस अधीक्षक की एंड न्यायालय की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का न्यायालय की जो है आप लोगों की पूर्वानुमति लेना इसमें आवश्यक होता है, तभी आप लोग बंदी को जो न्यायालय ले जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हो, तो वहाँ पर हथकड़ी लगाने की तभी इजाज़त मिलती है। तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा मिलती है। ठीक है, तो इसकी पूर्वानुमति से आप लोग हथकड़ी लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सज़ा दी जा सकती है। तो 3 माह से अधिक नहीं, 6 माह से अधिक नहीं, 1 साल से अधिक नहीं, 2 साल से अधिक नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 3 माह से अधिक नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट है, GD तथा CD के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है। तो 4 ऑप्शन है, पुलिस अधीक्षक, एक मिनट, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त एंड पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, किसी की नहीं। तो GD और CD के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो पुलिस अधीक्षक होता है उसका मुहर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का, एक मिनट, यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है, दंड प्रक्रिया की किस धारा में संज्ञेय अपराध, ठीक है, को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। तो यहाँ पर धारा 151 है, धारा 161, धारा 165 एंड धारा 197 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का धारा 151, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सज़ा दे सकता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो कितना कारावास के लिए दंड की सज़ा दे सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 7 वर्ष से अधिक नहीं, 7 वर्ष से अधिक, आजीवन एंड इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता है। ठीक है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो किसी को अगर सज़ा दे रहा है तो 7 वर्ष से अधिक वो नहीं दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का, यहाँ पर अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट का क्या सिद्ध करता है। जो DNA टेस्ट होता है अपराधी का अन्वेषण के दौरान वो क्या सिद्ध करता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपराधी की आकृति। ठीक है, ये तो होगा नहीं, अपराधी की आकृति से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है अपराधी की संभावित लंबाई, ये भी नहीं, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का इस क्वेश्चन का वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, रक्त जांच, DNA जांच एंड लाई डिटेक्टर जांच, उक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने पहले पढ़ा। ठीक है, जो DNA टेस्ट होता है वो जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान के लिए करवाया जाता है। तो यहाँ पर पसीना जो होता है दोस्तों ये जैविक साक्ष्य के रूप में किस जाँच में स्वीकार किया जाता है, तो यहाँ DNA जाँच में स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्न में
से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर दिया है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट एंड पॉलीग्राफ टेस्ट एंड उपयुक्त में से यहाँ पर सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों नार्को टेस्ट एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये तीनों जो है हमारे अन्वेषण के दौरान झूठा जो बयान होता है ना, झूठ को पकड़ने के लिए यहाँ पर इन तीनों टेस्ट को किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का कैदी शिनाख्त अधिनियम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो यहाँ पर अपराध का जो विचारण करेगा वो करेगा दोस्तों मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होता है वो विचारण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। तो वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सत्य और निश्चित, मानवीय, सुविधाजनक, उक्त सभी। तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य और निश्चित। ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन कौन सा होगा? सत्य और निश्चित, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त अ ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति कन्फेशन की साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह संस्वीकृति उसके विरुद्ध स्थापित की जा सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, धारा 26, धारा 27, धारा 25, धारा 29। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 26, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई कब हुई? ठीक है, भारतीय दंड संहिता है वो कब से लागू हुआ है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, 6 अक्टूबर 1860, 6 दिसंबर 1860, 1 जनवरी 1861 एंड 1 जनवरी 1862। जो आईपीसी 1860 है, ठीक है, ये आप लोगों का लागू कब से हुआ? तो ये लागू हुआ दोस्तों आप लोगों का 1 जनवरी 1862 से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है किससे? तो यहाँ पर दिया है अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, एंड सी है संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोग का मेंस रिया से तात्पर्य क्या होता है? तो मेंस रिया मीन्स क्या होता है? आप लोग का दुराशय होता है। ठीक है, तो दुराशय आप लोगों का गंदे विचार। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी अपराध को करने के लिए जो पहले मन में ख्याल आते हैं ना, उसी को बोलते हैं मेंस रिया। ओके, तो उसी को बोलते हैं दुराशय। मेंस रिया मीन्स क्या होता है? दुराशय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का। उसके बाद से बी ऑप्शन है 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, एंड 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, एंड जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। ठीक है, जो स्त्री शब्द या पुरुष शब्द जो होता है हमारे आईपीसी में ये चीज़ कहा गया है, पूरा क्लियर रूप से मेंशन है। ठीक है, जो पुरुष होता है और स्त्री शब्द है वो किसका घोतक है? तो जन्मजात, मतलब जन्म से लेके किसी भी आयु तक की बालिका हो या बालक हो, वो पुरुष और स्त्री के घोतक होते हैं। तो यहाँ पर स्त्री शब्द बोला है ना, तो यहाँ पर बालिका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये दिया है, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री घोतक है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो शब्द स्त्री घोतक है तो वयस्क स्त्री, अविवाहित, किसी भी आयु की। तो यहाँ पर दोस्तों ये दिया है किसी भी आयु की स्त्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? तो धारा 16 है, धारा 17, धारा 18 एंड धारा 19। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का धारा 18। ठीक है, धारा 18 जो है ये भारतीय दंड संहिता की भारतीय दंड संहिता में जो धारा 18 है इसमें भारत को परिभाषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? तो धारा 34, धारा 149 एंड धारा 297, 316। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों धारा 297। ठीक है, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के धारा 297 में प्रावधानित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। तो यहाँ पर धारा जो 34 है उस पर किसका प्रसिद्ध वाद है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर मैकनाटन का वाद, रेग बनाम गोविंदा, और उसके बाद से वरिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर एकेशी मैथ्यू का वाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा वरिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। ठीक है, ये धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद इन्हीं का है। ठीक है, वरिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। ओके,
तो ये आप लोगों का धारा 34 से रिलेटेड है ये वाद, ठीक है। वरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्पर, तो जितने वाद होते हैं आईपीसी में, ठीक है, जितने भी वाद दिए गए आईपीसी और जितने भी एक्ट हैं उन सभी को आप लोग याद करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ओके। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है अपराध की परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता की 1860 के अध्याय 2 में, ये ऑप्शन नंबर ए है। सेकंड है दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 2N में, एंड थर्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, एंड उपयुक्त सभी, ठीक है। तो अपराध की जो परिभाषा दी गई है वो आप लोगों का दिया गया है यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 2N में दंड की, ये अपराध की परिभाषा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42, ठीक है। आईपीसी 1860 के अधीन जो धारा 42 है उसमें प्रयुक्त स्थानीय विधि से क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, उसको चेक कर लेते हैं। संपूर्ण भारत पर, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, भारत के किसी भी भाग पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थानीय विधि मीन्स क्या होता है हमारे आईपीसी में, इसको कहा गया है भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो दंडों की व्यवस्था की गई है हमारे आईपीसी 1860 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो की गई है, यहाँ पर 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, 2, 5, 4 और 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर दंडों की जो व्यवस्था की गई है वो कितने प्रकार की गई है हमारे आईपीसी के 1860 में, तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का 5, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, धारा 97, धारा 78 एंड धारा 79 एंड धारा 80। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 78, ठीक है। धारा 78 ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धारा 78 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे आईपीसी के अंतर्गत जो धारा 78 है उसके द्वारा जो जल्लाद है उसको सुरक्षा प्रदान होता है, एक कह सकते हैं उसको एक आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिलती है, ठीक है। ये अगर मृत्युदंड निष्पादित करता है तो धारा 78 के द्वारा इसको आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर दिया गया है आप लोगों का आर बनाम डडले एंड स्टीफन, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, मैग्नाट का वाद, आर बनाम गोविंदा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया है उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से किससे संबंधित है, कौन सा वाद है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा मैग्नाट का वाद, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ओके। नेक्स्ट है आप लोगों का भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, ठीक है। प्रतिरक्षा से संबंधित तो यहाँ पर धारा 84, धारा 85, धारा 86 एंड धारा 87 दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आप लोगों का वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर धारा 85, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, षड्यंत्र, तैयारी और धमकी एंड प्रयत्न। तो दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है किसके द्वारा, किन कार्यों को करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का षड्यंत्र करके, ठीक है। षड्यंत्र अगर आप लोग कर रहे हो तो दुष्प्रेरण का अपराध ये माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, धारा 120B, धारा 124A और धारा 120A एंड 21A। तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों आप लोगों का धारा 120B, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है, युद्ध फैलाने के लिए, दुष्प्रेरण के लिए, राजद्रोह के लिए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि फैलाया ना, तो यहाँ पर आप लोगों का राजद्रोह हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली के लिए कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं, कम से कम व्यक्ति आवश्यक तो होते हैं। तो यहाँ पर 5 व्यक्ति कम से कम चाहिए विधि विरुद्ध जमाव के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट है
बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो 6 माह है, 2 वर्ष है, 3 माह है, केवल जुर्माना द्वारा है। ठीक है, तो जो बलवा का दोषी होता है उसको अधिकतम कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 2 वर्ष से के कारावास से इसको दंडित किया जा सकता है, जो बलवा का दोषी होता है, अपराधी होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 2, 4, 5, 10। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम, ठीक है, कम से कम आप लोगों के 5 व्यक्ति का होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 4 ऑप्शन है, धारा 154, धारा 153 क, धारा 153 ख, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध आईपीसी के किस धारा में मेंशन है? तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धारा 153 ख में ये चीज़ मेंशन है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा मीन्स एफ्रेम ओके को परिभाषित करती है? तो यहाँ पर धारा 159 है, धारा 160, धारा 161 एंड धारा 148। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का धारा 159 में एफ्रे मीन्स दंगा को परिभाषित किया गया है हमारे आईपीसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है अंतर्गत किस धारा के? तो यहाँ पर अगर कोई लोक सेवक है उसके लोक कार्यों में अगर कोई बाधा डाल रहा है तो वो किस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 182, 184, 186, 188। ठीक है, ये सारे आईपीसी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 186। धारा 186 आईपीसी के धारा 186 के अंतर्गत जो लोक सेवक है उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है मिथ्या साक्ष्य देना अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? ठीक है, अगर कोई मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, ठीक है, तो आईपीसी के किस धारा में ये अपराध माना गया है? ठीक है, तो धारा 181 है, धारा 182 है, धारा 191 में है और धारा 192 है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धारा 191। ठीक है, इसमें परिभाषित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है अगर वो मिथ्या साक्ष्य दे रहा है तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 191 के तहत जो है उसको अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट है बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ओके, बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में के अंतर्गत दंडनीय है? तो 4 ऑप्शन है, धारा 228, 228 का, धारा 376 एंड धारा 376 ख। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी धारा 228। ओके, धारा 228 का इसमें ये चीज़ अपराध है, दंडनीय है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है? तो यहाँ पर आप लोगों का ये कई सारे वाद दिए गए हैं। ठीक है, मानववध और हत्या जो है वो उसमें अंतर स्पष्ट किया गया है किस वाद के तहत? तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का रेग बनाम गोविंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है विकृत चित्तता के संबंध में, दुर्घटना के संबंध में, कूट रचना के संबंध में, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। ठीक है, नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है किसके संबंध में? तो ये जो संबंध है दोस्तों वो है आप लोगों का यहाँ पर गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि जो अंतर्विष्ट है वो किसके अंतर्गत है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत जो दहेज मृत्यु है वो किस धारा के अंतर्गत है? तो 4 ऑप्शन है, 304 ख, 304, 299 एंड 302। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए धारा 304 ख। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापहरण का उपबंध किया गया है? अगर किसी का किडनैपिंग हो रहा है और वो भी फिरौती के लिए, ठीक है, तो वो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में मेंशन है? तो वही पूछा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए धारा 364, ठीक है,
ये जो धारा 364 है, उसके बाद से धारा 362 है, धारा 363 का है, धारा 364 का है। तो यहाँ पर जो फिरौती की मांग की जाती है, ठीक है, किसी के व्यापारण के संबंध में, तो यहाँ पर जो आप लोग का किस धारा में मेंशन है ये चीज़ कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, धारा 364 का में ये चीज़ मेंशन है। ओके, नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के समन के लिए उच्चतम मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, अप्रैल एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम AK चोपड़ा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी यहाँ पर जो ये वाद है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, इसमें लैंगिक उत्पीड़न के समन के लिए उच्चतम मार्गदर्शन सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का भारतीय दंड संहिता मींस IPC में चोरी परिभाषित की गई है। तो 378, 391, 396 एंड 380 इसमें से किस धारा में चोरी को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा धारा 378 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है। ठीक है, लूट को किस धारा में परिभाषित किया गया है भारतीय दंड संहिता के में। ठीक है, तो 378, 390, 383, 391 कौन सा होगा आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, मैं बता दूं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको बताइएगा कमेंट में। ठीक है, भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है, ये किस धारा में मेंशन है हमारे IPC के 1860 में। ठीक है, ये किस धारा में मेंशन है ये आप लोग कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। चोरी, उद्यापन, छल, चोरी या उद्यापन। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा चोरी या उद्यापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, डकैती का अपराध जो है वो करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो चोरी या उद्यापन, इन दोनों का होना डकैती में आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा। तो ये उसके बाद से नेक्स्ट है राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा। तो 4 ऑप्शन है, धारा 97, धारा 98, धारा 100, धारा 96। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आत्म प्रतिरक्षा करने की में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का धारा 97, यहाँ इस पर मेंशन है प्राइवेट डिफेंस के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट है किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर आपराधिक अत्याचार को रोकने में यहाँ पर तो आत्मरक्षा आप लोग कर सकते हो। जंगम संपत्ति की रक्षा में इसमें भी आप लोग आत्मरक्षा प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। बट यहाँ पर लोक सेवा के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आप लोग प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, इस चीज़ को ध्यान से। नेक्स्ट है आत्मरक्षा का अधिकार है। 4 ऑप्शन है, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं जो प्राइवेट डिफेंस होता है ये या तो अपने शरीर की आप लोग रक्षा में आप लोग आत्मरक्षा कर सकते हो, या तो दूसरे के अगर शरीर के प्रति अपराध हो रहा है तो उसमें आप लोग प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। एंड अगर खुद की अगर संपत्ति का कोई चीज़ वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसमें आप लोग आत्मरक्षा कर सकते हो। एंड दूसरी की संपत्ति का अगर वहाँ पे अपराध हो रहा है, चोरी या किसी चीज़ का, तो वहाँ पर आत्मरक्षा आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर उपरोक्त सभी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा एंड चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों सही है। नेक्स्ट है महिला की लाज भंग लज्जा जो है भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविधान में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का भारतीय दंड संहिता में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। शरीर से, संपत्ति से, शरीर व संपत्ति दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा मैंने बताया शरीर से भी होता है, संपत्ति से भी होता है, शरीर व संपत्ति दोनों से होता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो दूसरे का हो। ठीक है, उसमें आप लोग प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, सॉरी यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी वाला दिया है शरीर व संपत्ति दोनों, मतलब ये जो दोनों दिया है ये दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है
भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 376 जो है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा बलात्कार मीन्स रेप से। 376 जो आप लोगों का आईपीसी के अंतर्गत जो धारा है 376, ये बलात्कार मीन्स रेप से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। दहेज लेने पर प्रतिबंध करना, दहेज देने पर प्रतिबंध करना, ए तथा बी दोनों, दहेज लेने और देने के लिए विधि बनाना। तो विधि बनाना तो ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये साफ दिख रहा है। ठीक है, बाकी ये जो दोनों हैं ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला दिया है ए तथा बी दोनों, तो ये करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है, दहेज की परिभाषा जो है वो दी गई है किस धारा में। तो धारा 2 में, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा परिभाषा, जहाँ पर परिभाषा वाली बात आ जाए तो हमेशा अधिकतर जो होता है वो धारा 2 में ही सभी एक्ट का परिभाषा दिया गया है। तो आप लोग अगर परिभाषा की बात आ जा रही है तो अधिकतर धारा 2 ही होता है, तो आप लोग धारा 2 ही टिक करिए। कुछ ही है जो एक्ट है उनका जो परिभाषा है वो धारा 2 में ना देखिए, धारा 3 में या धारा 4 में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर दहेज वाला जो है ये धारा 2 में है, तो धारा 2 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 96 का आप लोगों का क्या सही है, तो ए वाला ऑप्शन धारा 2 सही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दहेज में क्या शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार, विवाह के बाद लड़की के घर वालों से सामान मांगना, विवाह के पूर्व आपस में लेने और देने की संविदा। ठीक है, तो ये सारे तो होते हैं, ठीक है, शामिल होते हैं, बट ये जो मेहर होता है ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होता है दहेज में शामिल। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पर दिया गया 1 जुलाई 1962, 1 फरवरी 1961 एंड 20 मई 1961, 5 जून 1961। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 मई 1961 में ये चीज़ अधिनियमित हुई थी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है। तो यहाँ पर मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ किस धारा में है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में। उसके बाद से है आप लोगों का धारा 2 में के स्पष्टीकरण में एंड भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में, और दिया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ जो है यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में आप लोगों का मेंशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दहेज की संपत्ति स्त्री की मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसे अंतरित होगा। तो माता पिता को, यदि संतान है तो उसे, दोनों सही है, पति को। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर दोनों माता पिता को या तो मिल सकता है, या तो अगर 7 वर्ष के अंदर हुआ है तो माता पिता को मिल सकता है, अगर कोई संतान है उसका, ठीक है, तो उसको मिल सकता है। तो यहाँ पर दोनों सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों के 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। मैंने आप लोगों से कहा था टोटल 500 प्लस क्वेश्चन करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। इससे आप लोगों को एक फ़ायदा ये होगा, पार्ट वाइज देखने का फ़ायदा आप लोगों को ये होगा जैसे कि आप लोग बोर नहीं होगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर देख रहे हो, अगर पार्ट वाइज देख रहे हो तो बोर नहीं होगे, वो चीज़ आसानी से दिमाग में घुसती है। तो मैंने 100 क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए आज के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आप लोग इसको तैयार करिए, इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके, ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, कि जो ये सारी धाराएं हैं, जो ये सारे एक्ट हैं, मूल विधि और संविधान के बारे में थोड़ी और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, उसके बाद से मैं आगे अगले पार्ट में यहाँ पर 101 से आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद से जो भी बन पाते हैं 2-3 पार्ट उसको मैं बनाऊंगा। ठीक है, टोटल 500 प्लस क्वेश्चन को मैं इस जो सीरीज़ है ये 500 प्लस क्वेश्चन का मूल विधि और संविधान का, इसको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, चाहे वो 2-3 पार्ट में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है 100 क्वेश्चन का यहाँ पर मूल विधि एंड संविधान का यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये वीडियो अगर आप लोगों मूल विधि और संविधान को पढ़े होगे तो ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इसके अगले पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।